हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट डेरिवेशन है आज की, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है, विजुअलाइज करना है, क्योंकि 3D फिगर होगी बट हमें 2D में ही पढ़ना पड़ेगा। चलिए जी, एक छोटा सा रिकैप करते हैं उससे पहले। तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, डाइपोल क्या होता था, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस केप्ट क्लोज टू ईच अदर इट फॉर्म्स द डाइपोल। Two equal and opposite charges kept close to each other, it forms a dipole। तो डाइपोल में इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस ही होने चाहिए। तो इनके बीच में सेपरेशन या तो मैंने d मानी थी या फिर इसी d डिस्टेंस को 2a भी बोल दिया था। तो हर डाइपोल की एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती थी डाइपोल मोमेंट, जिसको p वेक्टर से डिनोट करते थे, और जिसका आंसर क्या आता था, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो q इंटू डी या फिर चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 2a। तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। नाउ डाइपोल की यूनिट्स क्या होती हैं, तो चार्ज इनटू डिस्टेंस यानी कि कूलम मीटर, कूलम मीटर। चलिए जी, फिर हमने किया था, एक छोटे से डाइपोल की वजह से, एक छोटे डाइपोल की वजह से सेंटर से r डिस्टेंस दूर एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी। फाइनल आंसर कितना आया था, 2 kp/r³। छोटे डाइपोल की वजह से ये आया था 2 kp/r³। एंड बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या थी, डाइपोल मोमेंट में और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सियल पॉइंट पे जो नेट आंसर आता था, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट में एंगल कितना आया था, 0 डिग्री। एंड इसी छोटे से डाइपोल की वजह से सेंटर से r डिस्टेंस दूर p पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, यहाँ आई थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर कितना आया था, kp/r³। और तब खास बात क्या थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में और डाइपोल मोमेंट में तब एंगल कितना था, 180 डिग्री। ये दोनों बातें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी। छोटे डाइपोल की बात कर रहा हूँ मैं, ये रिजल्ट हमें याद थे, छोटे डाइपोल वाले दोनों यूज होंगे आज वाली डेरिवेशन में। आज हमारा क्या क्वेश्चन है, ना तो ये जो पी पॉइंट है एक्सियल पे है, ना तो ये पी पॉइंट इक्वेटोरियल पे है। आज हमारा क्वेश्चन क्या होगा, छोटे से डाइपोल की वजह से सेंटर से r डिस्टेंस दूर, इस बार ये P पॉइंट जो होगा वो किसी भी एंगल थीटा पे होगा। तो ना तो ये P पॉइंट एक्सियल पॉइंट है और ना ही ये P पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो किसी भी P पॉइंट पे थीटा एंगल पे बताना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। बट खास बात क्या है, ये डेरिवेशन सिर्फ और सिर्फ स्मॉल डाइपोल की वजह से ही है, मतलब छोटा डाइपोल लेंगे। छोटा डाइपोल कब होता था, व्हेन r इज ग्रेटर ग्रेटर देन a। अब जो आज मैं आपको डेरिवेशन करा रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ छोटे डाइपोल की वजह से ही वैलिड है, जो भी रिजल्ट आएंगे। चलिए जी, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। रिकैप आपने अच्छे से समझ लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आज मुझे एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, किसकी वजह से, ड्यू टू स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल, छोटे डाइपोल की वजह से। फिगर बहुत ध्यान से समझनी है, 3D फिगर है, 2D में समझेंगे। तो एक स्मॉल डाइपोल है, थोड़ा अच्छा समझाने के लिए मैं बेशक बड़ा बना लिया, बट ये डाइपोल छोटा सा डाइपोल है। तो डाइपोल मोमेंट हमेशा कहाँ होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और कितनी होती है, p वेक्टर। तो लेट सेंटर से, सेंटर मान लेते हैं O है, सेंटर से थीटा एंगल पे r डिस्टेंस दूर एक यहाँ पे P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और जो डाइपोल है वो A एंड B, तो ये ए बी डाइपोल है। तो इस डाइपोल की वजह से P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये क्वेश्चन है। अब मैं जो भी करूँगा वो सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन की फिगर मैंने ब्लू पेन से बना रहा हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे इसी लाइन पे इसको एक्स एक्सिस मान लेना है, एंड एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या होता है, तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस है, तो यानी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मैंने डिफाइन कर ली। तो ये जो हमारा पी वेक्टर था, ये ना तो एक्स एक्सिस में ना तो वाई एक्सिस में है। जो डाइपोल मोमेंट है ना तो वो एक्स एक्सिस में ना तो वाई एक्सिस में है।
तो इस बार मुझे डाइपोल को रिजॉल्व करना है। तो अब सॉल्यूशन में पहली लाइन क्या लिखेंगे हम, दी डाइपोल मोमेंट, जो डाइपोल मोमेंट है पी वेक्टर, किसकी डाइपोल मोमेंट होती है, डाइपोल की। तो दी डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर ऑफ डाइपोल कैन बी रिजॉल्व, तो इस डाइपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट रिजॉल्व करने हैं इनटू टू कंपोनेंट्स। तो इस डाइपोल के दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर लेंगे हम। कौन कौन से हैं दो कंपोनेंट, एक आएगा पी कॉस थीटा अलोंग ओपी वेक्टर, अलोंग ओपी, या फिर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग होगा पी कॉस थीटा। कैसे, बहुत ध्यान से देखिए, ये जो मेरा डाइपोल था इसको मैंने रिजॉल्व कर लिया, जिसके साथ एंगल बन रहा है इसको हल्का सा घुमा दिया, तो ये क्यू आया और ये माइनस क्यू आया। इसको हल्का सा ऐसे और ऐसे घुमा दिया, तो एक कंपोनेंट आएगा अब ये वाला। तो ये अब एक्स एक्सिस के अलोंग आ गया, और ये कंपोनेंट कितना होगा, जिसके साथ एंगल बनता है वो हमेशा क्या होता है, कॉस। तो ये वेक्टर हो गया पी कॉस थीटा, ये डाइपोल कितना हो गया, पी कॉस थीटा। एंड एक आएगा परपेंडिकुलर, तो इस पी के दो कंपोनेंट आते थे, एक आएगा अलोंग दी एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग, एक आएगा परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के अलोंग। तो जिसके साथ एंगल बन रहा था वो क्या हो गया, पी कॉस थीटा, जिसके साथ नहीं बन रहा वो क्या होगा, तो ये माइनस क्यू चार्ज था, ये प्लस क्यू चार्ज था। अब मैंने इसी ओरिजिनल वाले डाइपोल को ऐसे घुमाया जब, तो एक डाइपोल बना वाई एक्सिस के अलोंग, और डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और ये कितना बनेगा, पी साइन थीटा, पी कॉस थीटा एंड पी साइन थीटा। अब आपने बड़े अच्छे से इमेजिन करना है, एक ब्लू वाला वेक्टर बना ब्लू पी कॉस थीटा डाइपोल, एंड एक डाइपोल बना ग्रीन वाला पी साइन थीटा। अब आप रेड वाले को भूल जाइए जो स्टार्टिंग में था, अब सिर्फ दो डाइपोल को कंसिडर करिए, पी कॉस थीटा एंड पी साइन थीटा। अब आप मुझे बताइए, तो दो कंपोनेंट आए पी कॉस थीटा एंड पी साइन थीटा, तो पी साइन थीटा कैसे आया, अलोंग ओ वाई एक्सिस, या फिर अलोंग ओ वाई, या फिर वाई एक्सिस। अब आप बहुत ध्यान से सोच के बताइए, सिर्फ और सिर्फ ब्लू वाले को देखना आप ध्यान से, ये जो ब्लू डाइपोल था पी कॉस थीटा, इसकी वजह से ये जो पी पॉइंट है ये कैसा है, एक्सिस पे है। जो डाइपोल है पी कॉस थीटा, ये ब्लू लाइन वाला, इसकी वजह से ये जो पी पॉइंट है ये तो एक्सिस में आ गया। तो छोटे डाइपोल की वजह से एक्सिस पे आंसर कहाँ आता था, एक तो उसी लाइन में आता था, और कितना आता था, तो लेट से ये है ई एक्सिस, और आंसर कितना आता था, टू के पी, पी यहाँ पे पी कॉस थीटा है, टू के पी बाय आर क्यूब। तो ये आया जी दिस वन। तो नाउ ये जो पी पॉइंट है, पॉइंट पी इज एट एक्सियल पॉइंट ऑन डाइपोल, कौन से वाले डाइपोल के एक्सिस में है, पी कॉस थीटा, जो डाइपोल है पी कॉस थीटा उसके एक्सियल पॉइंट पे है ये पी पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, टू के पी बाई आर क्यूब। छोटे डाइपोल की वजह से आंसर कितना आएगा, टू के पी, पी यहाँ पे पी कॉस थीटा है, टू के पी बाई आर क्यूब, फर्स्ट इक्वेशन। एंड अब ग्रीन वाला कंसिडर करिए, ग्रीन वाला जो डाइपोल है इसकी वजह से ये पी पॉइंट कैसा पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट है। देख लीजिए सेंटर से आर डिस्टेंस दूर पे इक्वेटोरियल पॉइंट, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर आंसर कहाँ आता था, 180 डिग्री पे आता था। तो ये देखिए पी साइन थीटा से 180 डिग्री पे, यहाँ पे क्या आएगा, इक्वेटोरियल का आंसर, वो कितना आता था, छोटे डाइपोल की वजह से आता था के पी बाई आर क्यूब। के पी, पी क्या है यहाँ पे, पी साइन थीटा, के पी बाई आर क्यूब। तो ये आई सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रीन वाली, इक्वेटोरियल लाइन पे आंसर आता था के पी, पी मतलब पी साइन थीटा, के पी बाई आर क्यूब, इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे दोनों का रिजल्टेंट निकालना है,
तो 1 और 2 का जो रिजल्टेंट आएगा, लेट से वो मैं ब्लैक पेन से बना रहा हूँ, कहीं बीच में आएगा, ये आएगी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी के लिए हम काम कर रहे थे सारा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं कितना आएगा। तो एक्सियल पॉइंट पे आंसर क्या आया था, 2 kp/r³। एंड इक्वेटोरियल पे आंसर कितना आया था, kp/r³। तो नेट आंसर कितना आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। और ये जो दोनों आंसर अभी भी आए थे, ये जो दोनों आंसर अभी भी आए थे, ये दोनों आपस में कैसे हैं, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में, तो ये दोनों आंसर परपेंडिकुलर थे। तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो आंसर कैसे निकालते थे हम, +1 में वेक्टर्स के अंदर एक वेक्टर का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर का स्क्वायर, +2 एक का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंगल है जी 90 डिग्री। तो कॉस 90 हो गया 0, ये सारा हो गया 0। तो आंसर आया ई का स्क्वायर। तो इस क्वांटिटी का स्क्वायर करा तो कितना आया, k² p² sin² थीटा डिवाइड बाय r⁶। ई ए का स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करा तो कितना आएगा, 4k² p² cos² थीटा डिवाइड बाय r⁶। जो चीज़ कॉमन आ सकती है कॉमन निकाल लीजिए। तो k² p² बाय r⁶ आया कॉमन, अंदर क्या बचा, sin² थीटा +4 cos² थीटा। तो नाउ इसको अंडर रूट से बाहर निकाला तो kp/r³ आया अंडर रूट से बाहर, अंदर क्या बचा, sin² थीटा एज इट इज। 4 cos² थीटा को मैंने क्या लिखा, cos² थीटा +3 cos² थीटा। तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, वापस से 4 cos² थीटा हो सकता है, बट मैंने इसको 4 cos² थीटा को ऐसे तोड़ के लिखा तो ये कह दिया 1। sin² थीटा cos² थीटा कितना हो गया, 1। तो देयरफॉर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो कितनी आई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने फिगर में दिखा रखी है, मैग्नीट्यूड कितना आया, kp/r³ अंडर द रूट 3 cos² थीटा +1। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी जो हमने लास्ट क्लास में की थी, एक तो एक्सियल पॉइंट वाली, फिर इक्वेटोरियल पॉइंट वाली। ये वाली डेरिवेशन थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी उनके कंपैरिजन में कम इंपॉर्टेंट है, जो पिछली क्लास में हमने की थी 2 डेरिवेशंस, बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। इससे हम किसी भी पॉइंट पर आंसर निकाल सकते हैं। उन 2 डेरिवेशन में सिर्फ और सिर्फ एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पर आंसर निकाल सकते थे, इस डेरिवेशन से हम किसी भी पॉइंट पे आंसर निकाल सकते हैं। चलिए चेक करते हैं ठीक क्या है या गलत। तो हम इसमें पकड़ते हैं 2 केस। केस 1, अगर वो P पॉइंट एक्सिस पे होता एट एक्सियल पॉइंट, तो जो मैंने अभी पिछले पेज पे फिगर बनाई थी, अगर P पॉइंट एक्सिस में होता, मतलब थीटा अगर 0 डिग्री डाल दीजिए, उस फिगर को ध्यान से देखिए, और थीटा अगर 0 डिग्री डाल देंगे तो क्या होगा। भाई ये मेरा स्टार्टिंग में डाइपोल था, मैंने पहले तो थीटा एंगल पे लिया था P पॉइंट। अब सोचिए ये थीटा अगर 0 हो जाए तो क्या होगा, P पॉइंट यहाँ आ जाएगा, मतलब एक्सिस में आ जाएगा। तब क्या आंसर होगा, तो ऊपर वाली डेरिवेशन में, ऊपर वाले रिजल्ट में थीटा को 0 डाल दीजिए, यहाँ पे थीटा को डाल दीजिए 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 3, 3 + 1 4, तो 4 का अंडर रूट 2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई एक्सियल पॉइंट पे, 2 kp/r³, और वो आना भी चाहिए था, हमें पहले से पता है, यानी जो हमने डेरिवेशन किया वो ठीक किया है। तो केस 2, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, अगर P पॉइंट इक्वेटोरियल पे होता, इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब होता है थीटा को डाल दीजिए इसी डेरिवेशन में 90 डिग्री, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती, हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में थीटा को क्या डाल देना, इस बार पहले डाला था 0 डिग्री, इस बार डाल देना 90 डिग्री। तो cos 90 होता है 0, 0 इंटू 3 0, 0 + 1 1, 1 का अंडर रूट 1। तो आंसर कितना आ गया, kp/r³। और हमें पता है इक्वेटोरियल पे यही आंसर आता है, यानी हमने डेरिवेशन बिल्कुल ठीक की है। तो
एक्सियल पॉइंट पे 2 kp/r³ लास्ट क्लास में पढ़ा था, इक्वेटोरियल में kp/r³ लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हमने क्या पढ़ा, किसी भी पी पॉइंट पे थीटा एंगल पे आंसर क्या आता है, kp/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। चलिए जी, मैं एक छोटा सा रिकैप करता हूँ अब फटाफट से। आज हमने क्या पढ़ा, एक छोटा सा डाइपोल था, छोटा सा, दिस वन। तो इस डाइपोल की, हर डाइपोल की डाइपोल मोमेंट कितनी होती है, पी वेक्टर। अब की बार मैंने क्या किया, सेंटर से आर डिस्टेंस दूर पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी थीटा एंगल पे। तो इस लाइन को मैंने एक्स एक्सिस मान लिया और इसके परपेंडिकुलर लाइन को मैंने वाई एक्सिस मान लिया। तो अब जो डाइपोल था वो ना तो एक्स एक्सिस में था ना तो वाई एक्सिस में था, तो मैंने डाइपोल को ही रिजॉल्व कर लिया। तो इस डाइपोल के दो कंपोनेंट आएंगे, हल्का सा ऐसे घुमाया तो क्यू चार्ज यहाँ आ गया एंड माइनस क्यू चार्ज यहाँ आ गया। तो जिसके साथ थीटा एंगल बन रहा है वो क्या होता है, कॉस। तो ये वाली डाइपोल मोमेंट कितनी आ गई, पी कॉस थीटा। और इससे फायदा क्या हुआ कि ये जो पी पॉइंट था अब इस डाइपोल लाइन के एक्सिस में आ गया। तो हमने एक्सिस वाला फॉर्मूला लगा लिया और वो क्या होता था, छोटे डाइपोल का 2kp, पी कितना है, पी कॉस थीटा 2kp/r³। फिर इस डाइपोल के तो दो कंपोनेंट आएंगे, एक अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आया तो एक वाई एक्सिस में आएगा। तो वाई एक्सिस में मैंने ग्रीन पेन से दिखाया था। तो वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट कितना आया, माइनस क्यू चार्ज यहाँ एंड क्यू चार्ज यहाँ। तो अगर एक हो गया पी कॉस थीटा तो दूसरा क्या होगा, पी साइन थीटा। अब इस एरो को ध्यान से देखिए, ग्रीन वाले को। तो इस डाइपोल की वजह से ये जो सेकंड है पी साइन थीटा, इसकी वजह से ये जो पी पॉइंट है ये कहाँ है, परपेंडिकुलर पे। तो ये पी पॉइंट तो हो गया इक्वेटर। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर आंसर कहाँ आता था, डाइपोल से 180 डिग्री पे। तो डाइपोल है पी साइन थीटा, पी साइन थीटा से 180 डिग्री पर आंसर कितना आएगा। तो गेम सारी उसी डेरिवेशन में थी जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी। वो फिगर वो सब कुछ बहुत अच्छे से समझना है, तब जाके ये वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आएगा। तब आंसर आता था छोटे डाइपोल की वजह से kp/r³। आज p कितना है, p साइन थीटा, तो kp/r³। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे थी, एक्सिस वाली और इक्वेटोरियल वाली परपेंडिकुलर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं बीच में आएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कैसे निकाली, एक वेक्टर का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर 2ab cos ऑफ थीटा डिग्री। उससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी अभी जो मैंने आंसर निकाला था वो कितना आया, kp/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये आंसर आया। फिर हमने इसमें दो केसेस बताए, एक्सियल वाला भी देखा, इक्वेटोरियल वाला भी देखा है। एक्सियल वाले के लिए मैंने थीटा को क्या डाल दिया, 0 डिग्री, और इक्वेटोरियल के लिए थीटा को क्या डाल दिया, 90 डिग्री। नाउ अब आगे मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है। तो टैन बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो +1 में हम करते थे, टैन बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, जिसके साथ एंगल बना रहा है वो नहीं लेना, दूसरे वाला ऊपर। तो E/E/E जब एंगल 90 डिग्री होता था तब हमेशा क्या लेते थे, दूसरे वाला अपॉन जिसके साथ एंगल बना रहा है वो। तो E कितना है, kp साइन थीटा/r³ एंड E कितना है, E है 2kp cos थीटा /r³। तो जो कट रहा है काट दीजिए। टैन बीटा कितना आया, साइन अपॉन कॉस, मतलब साइन अपॉन कॉस इज टैन थीटा/2। तो एक बारी आईआईटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, सेम आपको सब कुछ फिगर वगैरह दे रखी थी। तो ये टैन बीटा पूछा था, ऐसे ऐसे 4 ऑप्शन थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, CTM वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। टैन बीटा मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, बीटा। तो टैन बीटा का आंसर आया टैन थीटा/2। थीटा क्या है, स्टार्टिंग में जो हमें गिवन था कि डाइपोल की वजह से थीटा एंगल पे पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितना है। तो थीटा हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो बीटा का आंसर कितना आया, टैन बीटा = टैन थीटा/2। चलिए जी, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। तो ये डेरिवेशन स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट करते हैं, इसको बारी बारी रिवाइज करना है आपको, पिछली वाली डेरिवेशन को। अब नेक्स्ट टॉपिक स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक डाइपोल को मैंने रख दिया यूनिफॉर्म बराबर बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए जी देखिए अब इसको भी। तो लेट्स से एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है हमें यूनिफॉर्म, बिल्कुल बराबर बराबर। 3D फिगर है, टॉर्क यूज़ होगी इसमें, टॉर्क का कंसेप्ट यूज़ होगा +1 में जो पढ़ते थे हम। तो टॉर्क अगर आपको अच्छे से आती है तभी ये डेरिवेशन समझ आएगी, नहीं तो पहले आपको टॉर्क का कंसेप्ट पढ़ना होगा +1 वाला, उसकी वीडियो लगानी होगी, फिर इसको आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमें गिवन है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, पता नहीं कहाँ से आई, बस पहले से थी। इसके अंदर मैंने एक डाइपोल रख दिया। तो डाइपोल में क्या होता है, 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस केप्ट क्लोज टू ईच अदर, इट फॉर्म्स अ डाइपोल। लेट से ये पॉइंट ए है, लेट से ये पॉइंट बी है। तो डाइपोल रख दिया, हर डाइपोल की एक डाइपोल मोमेंट होती है। तो ये मैंने मान लिया डाइपोल मोमेंट है पी वेक्टर। ये जो डाइपोल है ये मैंने माना इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये थीटा भी क्वेश्चन में गिवन था। एंड हर डाइपोल की मैं लेंथ कितना लेता होता हूँ डेरिवेशन को इजी बनाने के लिए, 2a। तो ये जो पूरी डाइपोल है इसकी लेंथ कितनी है, 2a वेक्टर। ए बी जो लेंथ है, ए बी जो लेंथ है वो कितनी है, 2a। थीटा एंगल गिवन है, 2a हमें गिवन है। चलिए जी अब याद कीजिए वो वाला कंसेप्ट कि कभी भी आप डाइपोल को, डाइपोल में 2 चार्ज होते हैं इक्वल एंड ऑपोजिट। अब सोचिए कभी भी किसी भी चार्ज को जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो उसके ऊपर फोर्स लगता था। तो जो ये बी पॉइंट पे चार्ज है इसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। तो कितना लगेगा, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड वाली डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ है जी ये रही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली डायरेक्शन में फोर्स लगती है, और कितनी लगती है, जो चार्ज अभी अंदर आया है वो इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले से थी वो, तो फोर्स लगी क्यू ई। तो मैंने क्या लिखा, फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू एट बी। तो बी पॉइंट पे जो प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर कितनी फोर्स लगी, इज इक्वल टू क्यू ई। अब जो नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो फोर्स कितनी लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में कितनी लगेगी, चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई जो फील्ड पहले से है वो। तो ये क्या आई, F2 वेक्टर। तो फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू एट ए पॉइंट पे जो माइनस क्यू चार्ज रखा उस पर फोर्स कितनी लगी, वो भी क्यू ई लगी। अब दोनों को ऐड करते हैं, तो नेट फोर्स, तो नेट फोर्स कितनी लगेगी, दोनों फोर्सेस को वेक्टर एडिशन F1 प्लस F2। अगर मैं F1 वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव कह रहा हूं तो F2 वाली पक्का नेगेटिव होगी डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स कितनी आ गई, 0। तो इस डाइपोल पे नेट फोर्स कितनी लगेगी, 0 न्यूटन। लेकिन टॉर्क लग रही है या नहीं लग रही, बड़े अच्छे से इमेजिन करिए, जब किसी ऐसी चीज़ को, तो ये था माइनस क्यू चार्ज, ये था प्लस क्यू चार्ज, अगर एक पॉइंट पे आप ऐसे खींच रहे हो, यहाँ फोर्स लग रही है F, और ठीक बराबर ऐसे भी फोर्स लग रही है F, तो ये डाइपोल घूमने की टेंडेंसी रखता है या नहीं रखता, ये डाइपोल ऐसे घूम जाएगा या नहीं घूमेगा। इमेजिन करिए जब किसी ऐसी टेढ़ी चीज़ को आप इधर से भी खींच रहे हैं F फोर्स से और इधर भी खींच रहे हैं F फोर्स से, तो ये रॉड जो है ये घूमेगी या नहीं घूमेगी, बिल्कुल घूमेगी। तो टॉर्क आएगी। तो टॉर्क हमें दिख रहा है, बेशक नेट फोर्स कितना है, 0, बड़ा इंपॉर्टेंट, बट इसमें नेट टॉर्क आएगी। तो नेट टॉर्क कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। एक बारी फटाफट से मैं दोबारा से रिकैप कर रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, कहाँ से आई पता नहीं, बट थी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर हमने एक डाइपोल रख दिया, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू ए पॉइंट पे रखा हुआ है, प्लस क्यू बी पॉइंट पे रखा हुआ है। तो इन दोनों के बीच, अच्छा तो डाइपोल मोमेंट कहाँ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इस डाइपोल की लेंथ कितनी है, 2a, एंड ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रही है। ये सारी चीज़ें हमें गिवन थी। अब
इस ए पॉइंट पे जो फोर्स लगी थी कहाँ लगी थी, ऑपोजिट डायरेक्शन में कितनी लगी थी, क्यू ई। एंड बी पॉइंट पे फोर्स कहाँ लगी थी, चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में, क्यू ई। अब हमें क्या करना होता है, किसी एक पॉइंट को एक्सिस बनाना होता है। टोटल हमारे पास 4 डायरेक्शंस होती हैं। ये होती थी जी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आज तक आपने ये पढ़ा था। तो टोटल हमारे पास 4 नहीं 6 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये तो कॉपी पे आप ड्रॉ कर सकते हो। एक होती है बाहर, बाहर वाली डायरेक्शन होती है ये, जो कॉपी से निकल के आपके आईज की तरफ आ रही है, आउटवर्ड्स, आउटवर्ड डायरेक्शन, या फिर इसे बोलते हैं टूवर्ड्स द रीडर, आपकी तरफ। तो कॉपी से निकल के जो आपकी आईज की तरफ आ रही है, इस डायरेक्शन को बोलते हैं सर्कल के अंदर डॉट। डॉट का मतलब होता है टूवर्ड्स द रीडर। एक होती है क्रॉस, इसका क्या मतलब होता है, अवे फ्रॉम द रीडर, अवे फ्रॉम द रीडर, और इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, पेपर के अंदर जो जा रही है, आपकी आईज से लेके कॉपी की तरफ जो डायरेक्शन जा रही है उसको क्या बोलते हैं, इनवर्ड्स। इसको कैसे डिनोट करते हैं, सर्कल के अंदर क्रॉस, और आउटवर्ड्स क्या होती है, सर्कल के अंदर डॉट। तो टोटल हमारे पास 4 डायरेक्शंस नहीं होती, 6 डायरेक्शंस होती हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो आप कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हो, एक अंदर एक बाहर। अंदर वाली डायरेक्शन इमेजिन ही कर सकते हो, 3D फिगर है, अंदर कॉपी के अंदर जो जा रही है। एंड आउटवर्ड्स कॉपी से जो बाहर निकल के आपकी आईज की तरफ आ रही है। तो टोटल 6 डायरेक्शंस हो गई। चलिए जी, तो अभी हमने इमेजिन करा था कि टॉर्क तो आएगी। तो टॉर्क +1 में हम सीखते थे, टॉर्क को टाउ वेक्टर से डिनोट करते हैं। एंड टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ। तो आर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आर क्रॉस एफ वेक्टर। तो आर परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू दी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, टू दी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और एफ क्या होता है, फोर्स वेक्टर। तो +1 में हम पढ़ते थे सबसे पहले, एफ क्या होता है, फोर्स वेक्टर। तो +1 में हम पढ़ते थे सबसे पहले हमें एक्सिस एज्यूम करनी पड़ेगी, ये एक्सिस इमेजिन करनी पड़ेगी। तो इस बार एक्सिस में क्या ले रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। ये जो ए पॉइंट है, ये इसमें मैंने क्रॉस लगा दिया या डॉट लगा दिया, मतलब कॉपी के अंदर जा रही है, यहां से एक लाइन कॉपी के अंदर जा रही है, इसको एक्सिस माना हुआ है। ए पॉइंट पे समझ लो ये अंदर, इस पेज के अंदर जा रही है, ये मैंने एक्सिस मानी हुई है। तो जोन सी फोर्स +1 में हमने क्या पढ़ा था, जो फोर्स एक्सिस में से पास करती है उनकी टॉर्क हमेशा 0 आती है। तो ये जो फोर्स मैंने ली थी F2 वेक्टर, ये वाली जो फोर्स एक्सिस में से पास कर रही है, तो इस फोर्स की टॉर्क कितनी हो जाएगी, 0। ये रोटेशन में हेल्प नहीं कर रहा। तो टॉर्क सबसे अच्छी कब आती है, जब तीनों चीजें परपेंडिकुलर होती है, एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड एफ। टॉर्क सबसे अच्छी कब आती है, जब तीनों चीजें परपेंडिकुलर होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड एफ। जब तीनों चीजें परपेंडिकुलर होती है तब टॉर्क जो आती है वो मैक्सिमम आती है। चलिए जी, हम इसी को फंडा बनाते हैं। तो एक्सिस मैंने मान ली, ए पॉइंट से अंदर की तरफ जाते हुए, पेपर के कॉपी के प्लेन के अंदर जो जा रही है लाइन, उसको सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, वो एक्सिस। तो अब एक फोर्स की टॉर्क तो 0 आ गई F2 की, सिर्फ F1 फोर्स की टॉर्क आएगी। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको पीछे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैंने ये फोर्स जो था इसको थोड़ा पीछे प्रोड्यूस कर लिया इसी लाइन में। तो ये थी फोर्स F1 वेक्टर। अब देखिए ये R होगा। अब बहुत ध्यान से इमेजिन करिए, तीनों चीज़ें परपेंडिकुलर हुई या नहीं हुई। ये हो गया R वेक्टर। तो टॉर्क क्या होती थी, R क्रॉस F, और तीनों चीज़ें परपेंडिकुलर। एक्सिस तो है कॉपी के अंदर वाली लाइन, और R क्या है, एक्सिस से लेके ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्सिस से लेके ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड F क्या है ये। तो तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए।
तो टॉर्क बड़ी अच्छी आएगी। अब मुझे ये आर डिस्टेंस निकालना है, कितना होगा ये वाला डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस होगा, वो आर कैसे निकालें अब। तो बहुत ध्यान से इमेजिन करिए जरा, ये राइट एंगल ट्राइंगल, इस पॉइंट को अगर मैं सी कह देता हूँ, तो राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में आप बस मुझे ये बता दीजिए, अगर ये वाला एंगल थीटा था, जो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा था, ये थीटा था, तो ऑल्टरनेट एंगल से ये एंगल भी तो थीटा हुआ। तो अब मुझे आप बताइए, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा कितना होगा। साइन थीटा होगा जी ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है 2a, डाइपोल की लेंथ कितनी है 2a, तो ए सी डिस्टेंस कितना हुआ 2a साइन थीटा, ए सी डिस्टेंस कितना हुआ 2a साइन थीटा। तो आर कितना है ए सी कितना हुआ 2a साइन थीटा। अब बताइए एफ, फोर्स कितनी है F1, F1 है जी QE, तो आर आया 2a साइन थीटा, फोर्स आई QE। अच्छा, आर क्रॉस एफ खुलने के बाद क्या होता था, आर का मैग्नीट्यूड फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो आप बताइए आर और एफ में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना होता है 1, तो आंसर कितना आ गया 2a साइन थीटा इंटू QE। अब आप सोच के बताइए डाइपोल कितना होता था, डाइपोल, डाइपोल मोमेंट होती है चार्ज इंटू 2a। तो मैंने क्या किया, यहाँ से चार्ज उठाया और यहाँ से 2a उठाया, तो चार्ज इंटू 2a को क्या बोल दिया P डाइपोल, E एज इट इज, साइन थीटा एज इट इज। तो टॉर्क कितनी आ गई, तो टॉर्क को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं P क्रॉस E, A क्रॉस B क्या होता था ए बी साइन थीटा, तो P क्रॉस E कितना होगा पी ई साइन थीटा। तो P क्रॉस E, तो टॉर्क क्या हो गया, या तो ये बोल दो ऊपर वाला एक्सप्रेशन पी ई साइन थीटा, या फिर नीचे वाला P क्रॉस E, CTM वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल के लिए। तो टॉर्क कितनी आई P क्रॉस E, जहाँ पे थीटा क्या है एंगल बिटवीन P वेक्टर डाइपोल मोमेंट एंड E वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सटर्नल, जो पहले से गिवन थी। तो टॉर्क का आंसर आ गया जी P क्रॉस E। स्टार्ट हम हुए थे +1 वाली टॉर्क से, R क्रॉस F से स्टार्ट हुए थे, और पहुंच के कहाँ पे एंड हुआ हमारा, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। एक छोटा सा रिकैप कराता हूँ मैं आपको, ये पहले डेरिवेशन अच्छे से नोट डाउन कीजिए। तो एक छोटा सा रिकैप क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड थी एक्सटर्नल, कहाँ से आई पता नहीं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक डाइपोल रखा, डाइपोल की डाइपोल मोमेंट P वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये डाइपोल क्या एंगल बना रहा है थीटा एंगल, ये दे रखा है, डाइपोल की लेंथ दे रखी है 2a। तो ये डाइपोल घूमता है, कैसे घूमता है, ऊपर वाले चार्ज पे फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से QE, नीचे वाले चार्ज पे फोर्स लगेगी QE। तो नेट फोर्स बेशक जीरो हो गई, बट ये टॉर्क लगेगी, ये इसको ऐसे घुमाएगा और ये इसको ऐसे घुमाएगा, तो नेट इसमें ऐसे घूमने की टेंडेंसी आएगी, तो नेट टॉर्क लगेगी। टॉर्क का आंसर मैंने स्टार्ट किया आर क्रॉस एफ से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रॉस एफ से। टॉर्क सबसे अच्छी कब आती है, जब तीनों चीज़ें परपेंडिकुलर होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन आर एंड एफ, तीनों चीज़ें जब परपेंडिकुलर आती है तो टॉर्क मैक्सिमम आती है। डेरिवेशन मैंने सॉल्व कर ली, और सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर कितना आया P क्रॉस E, या फिर P E साइन थीटा, तो P क्रॉस E या P E साइन थीटा। अब मैं इसके ऊपर आपको छोटी छोटी बातें और बताना चाह रहा था। तो सबसे पहले है नोट नंबर 1, तो 4 5 6 हम नोट करेंगे इसके ऊपर। तो पहला नोट है टॉर्क ऑन डाइपोल बिकम जीरो, टॉर्क जीरो हो जाती है कब, व्हेन इट अलाइंस इटसेल्फ पैरेलल और एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो और डाइपोल ऐसे रखा हो, तो डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अब बताइए इसमें और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना है 0 डिग्री, तो टॉर्क का फॉर्मूला कितना था P E साइन थीटा, तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो टॉर्क कितनी होगी 0। अब रोटेशन कोई नहीं आएगी,
तो जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सेम एंगल पे होता है 0 डिग्री पे, तब टॉर्क कितनी होती है 0, या फिर एंटी पैरेलल। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और डाइपोल ऐसे था, माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज। डाइपोल मूवमेंट कहाँ होती है? हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अब टॉर्क क्या होती थी? पी क्रॉस ई या पी ई साइन थीटा। अब थीटा कितना हो गया? अब देखिए इन दो एरो में एंगल कितना हो गया अब? 180 डिग्री। तो साइन 180 जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो टॉर्क कितने आ गई? जीरो। तो जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री या 180 डिग्री पे होता है तो टॉर्क कितनी आती है? जीरो। नोट नंबर 2, टॉर्क मैक्सिमम कब आती है? जब डाइपोल 90 डिग्री पे रखा होता है। तो मतलब कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जब डाइपोल 90 डिग्री पे रखा होता है तो माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये डाइपोल है जी ऊपर की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या एंगल बना रहा है? इन दो एरोज में अब की बार एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था? पी ई साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब एंगल है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और वो मैक्सिमम होती है। तो टॉर्क का आंसर इस बार मैक्सिमम आएगा, और कितना आएगा? पी ई। कब? जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है तो टॉर्क मैक्सिमम आती है। चलिए जी, नोट नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट नंबर 3 एंड 4। व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ओनली अ टॉर्क। अभी अभी हमने देखा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिफॉर्म मतलब हर जगह बराबर बराबर, जब हमने डाइपोल रखा तो एक फोर्स इधर लगी थी क्यू ई, नेगेटिव पे फोर्स कहाँ लगी थी? क्यू ई। तो नेट फोर्स कितना आया था? तो नेट फोर्स आया था 0, बट नेट टॉर्क आई थी। टॉर्क कुछ ना कुछ ज़रूर आती है, तो टॉर्क 0 नहीं आती। तो इसका क्या मतलब हुआ? कि डाइपोल बस खड़े खड़े घूमता रहेगा। तो इसका मतलब आता है कि नेट रोटेशनल मोशन तो रोटेट होगा, नेट रोटेशनल मोशन तो आएगा, बट ये आगे नहीं जाएगा, डाइपोल खड़ा रहेगा वहीं पे। नो ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेट नहीं करेगा, सिर्फ रोटेट करेगा, तो नो ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन तो खड़े खड़े ये डाइपोल बस ऐसे ऐसे घूमता रहेगा अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुई। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर बुक में मिलता है। अगर डाइपोल को रखा हुआ है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये वर्ड पढ़ लेना है, तो लाइक दिस, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, जहाँ क्राउडनेस ज़्यादा होती है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी और ये डाइपोल था। तो इस बार क्या होगा? जो ऊपर फोर्स लगती है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगी। लेट्स से क्यू ई वन, नीचे वाले पे फोर्स कहाँ लगेगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है क्योंकि यहाँ क्राउडनेस कम है, तो फोर्स कितनी लगेगी? क्यू ई टू। तो इस बार फोर्स F1 और F2 बराबर नहीं है, ऑपोजिट डायरेक्शन है बट बराबर नहीं है। तो नेट फोर्स क्या आएगा इस बार? कुछ आएगा। तो F1 प्लस F2 इस बार 0 नहीं होगा, नेट फोर्स 0 नहीं होगा, और नेट टॉर्क तो आएगी ही आएगी। तो फोर्स भी आएगा, टॉर्क भी आएगा। तो ये डाइपोल आगे भी बढ़ेगा और घूमेगा भी, आगे भी जाता रहेगा और घूमता भी रहेगा। तो इस बार क्या आएगा? तो ट्रांसलेशनल मोशन भी आएगा प्लस रोटेशनल मोशन भी आएगा। ये डाइपोल आगे भी जाएगा और घूमेगा भी, तो दोनों तरह के मोशन आएंगे जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और जब यूनिफॉर्म होती है तो नेट फोर्स हमेशा 0 होता है, नेट टॉर्क 0 नहीं होती। और जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो फोर्स भी 0 नहीं होता, टॉर्क भी 0 नहीं होती। चलिए जी, तो ये 4 नोट थे। अब मैं आपसे एक दो छोटी छोटी बातें पूछता हूँ, आप बताना, ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो मेरी तरफ से क्वेश्चन है, या नोट नंबर 5 ही लिखिए इसे, नोट नंबर 5। तो नोट 4 के बाद नोट नंबर 5 क्या है अब? फाइंड थीटा। तो थीटा एंगल बताना है हमें बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सो डैट
जो टॉर्क आएगी, टॉर्क इज हाफ ऑफ मैक्सिमम। थीटा एंगल क्या हो ताकि जो टॉर्क है वो हाफ ऑफ मैक्सिमम हो। तो ये था मेरी तरफ से एक क्वेश्चन। तो टॉर्क क्या होनी चाहिए, हाफ ऑफ मैक्सिमम। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी ई साइन थीटा एंड हाफ ऑफ मैक्सिमम। मैक्सिमम टॉर्क कितनी होती थी, पी ई साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना हो गया 1, तो पी ई बाई 2, पी ई साइन थीटा, तो पी से पी कट, साइन थीटा कितना आ गया हाफ, तो थीटा कितना होगा 30 डिग्री, ना कि 45। कई बच्चे इसका आंसर 45 बोलते हैं, तो 45 नहीं है, 30 डिग्री आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई पी और ई में क्या एंगल हो, पी और ई में क्या एंगल हो। तो ये ई होती थी, पी और ई में क्या एंगल हो ताकि जो टॉर्क आए अब हाफ ऑफ मैक्सिमम आए। तो आंसर है 30 डिग्री। नोट डाउन कीजिए, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है, अच्छे से नोट डाउन कीजिए। फिर मैं इसको रब कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन और। जो अभी एक्सप्रेशन आया था टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, तो वो ये पूछा करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी इसके अंदर ये रखा हुआ है हमने डाइपोल, फाइनल आंसर टॉर्क का कितना आया पी क्रॉस ई, राइट टू पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो +1 में भी हम पढ़ते थे कि लाइक एक वेक्टर ये हो, +1 में हम पढ़ते थे एक वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो ए और बी बेशक परपेंडिकुलर हो या ना हो, लेकिन जो इनका आंसर आता है राइट हैंड थंब रूल से, मान लेते हैं ये आंसर आता है, तो ये होता है सी वेक्टर, मतलब ए क्रॉस बी। तो जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उनसे जो आंसर आता है, ए की तरफ फिंगर्स रखिए, बी की तरफ कर्ल करिए, जो थंब होगा वो आपको ए क्रॉस बी का आंसर आता है। तो जो भी रिजल्टेंट होगा वो ए के साथ भी परपेंडिकुलर होता है, वो बी के साथ भी परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो सी वेक्टर है ये ए के साथ भी परपेंडिकुलर है, ये बी के साथ भी परपेंडिकुलर है, चाहे ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हो या ना हो। सिमिलरली तो टॉर्क का आंसर कितना आया पी क्रॉस ई, पी और ई परपेंडिकुलर हो या ना हो, ये पी था ये ई था, पी और ई परपेंडिकुलर हो या ना हो, लेकिन जो टॉर्क आंसर आता है वो हमेशा पी के भी परपेंडिकुलर होता है एक पेयर, एंड टॉर्क हमेशा ई के भी परपेंडिकुलर होगा दूसरा पेयर। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इस एक्सप्रेशन के अंदर क्वेश्चन क्या है कि बताओ दो परपेंडिकुलर पेयर बताओ, दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर पेयर्स बताओ। तो टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू पी एंड टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू ई, ये दो पेयर हो गए। चलिए जी, तो आज वाली क्लास अच्छी और टफ क्लास थी, दो डेरिवेशंस हमने की, जितने क्वेश्चन उसके ऊपर बन सकते हैं वो किए। अच्छे से नोट डाउन करना है, कुछ छोड़ना नहीं है, और बार बार रिवाइज करना है आपको। चलिए जी, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ बने मिलेंगे। आज हमारा सेकंड टॉपिक भी खत्म हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टार्टिंग में हमने बात क्या की थी, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है, वो खत्म हुआ। कूलम्स लॉ वो खत्म हुआ। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, आज वो भी खत्म हो गई। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू गाइस सो मच। इफ़ यू like our video, please press the like button and keep sharing the video with your friends.